वो जो कब्रिस्तान का गोरकन कह दें या खिदमतगार कह लें, जो भी कह लें, वो आता है। वो उस बच्चे को निकालने की बजाय बराबर में जो मिट्टी पड़ी है वो उसके ऊपर फेंकना शुरू करता है। Alright friends, Assalamualaikum. Welcome to yet another आशी व्लॉग्स और जिन स्टोरीज वेडनेसडे जिन स्टोरीज के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल डॉक्टर काशिफ। एज यूजुअल हमेशा की तरह आज दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये कुछ कांड करने वाला है, क्योंकि हमारा एक ठट्ठे का ट्रिप हो चुका है और वो बड़ा भारी और खतरनाक ट्रिप था। बहुत भारी ट्रिप था वो। मकली का कब्रिस्तान, वो कलाकोट का किला, वो काले जादू के निशान, काले जादू के निशान, वो पहाड़ों में लगी हुई, पत्थरों में लगी हुई आग, और वो सिंदूर जला हुआ, और वो ऐसी गार जिसका रास्ता किसी को नहीं पता, और हमारा उस गार तक पहुंचना। वो एड्रेस डॉक्टर साहब के दोस्तों ने गाइड की थी कि वो जो होता है ना गूगल मैप्स, वो डॉक्टर साहब इस बात को तुमने नोट किया था कि उस गार का रास्ता आप लोग कैसे नीचे उतर के गए और मैं किस तरीके से उस जगह पे पहुंचा। आधे रास्ते पे मैं इसको फॉलो कर रहा था, कैमरा मेरे साथ थी। खैर मैं ये कहूँगा कि सारी स्टोरी हम यहाँ नहीं बताने वाले, वो तो आप लोग देख चुके हैं। वो व्लॉग देखिए और ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये देख चुके हैं वो व्लॉग। और अगर आप लोगों को अभी तक वो व्लॉग्स नहीं देखने में आए तो फिर आप ठट्ठा व्लॉग्स जो हमारे सीरीज़ होगी वो पूरी देखिएगा। और ठट्ठा बेसिकली डॉक्टर साहब आपको ज़्यादा समझाएंगे डिटेल में, क्योंकि मेरी वो आँख नहीं है, लेकिन बहुत ख़तरनाक टूर हमारा रहा। जो परेशानियाँ हमने देखी, बहुत सारी परेशानियाँ तो हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सके, लेकिन हुए हैं कांड। बेसिकली जो ठट्ठा है ना, वो एक कदीमी शहर है, बहुत कदीम शहर है। मतलब वहाँ पे 2-2, 3-3 हज़ार साल पुराने कब्रिस्तान हैं, वहाँ पे 2-2, 300 साल पुरानी मस्जिदें हैं, वहाँ पर 7-8 हज़ार साल पुराने तारीख के साथ जो संस्कृत में भी लिखा हुआ है मंदिर है, लेकिन उसके ओरिजिन का स्टिल नहीं पता कि वो और कितना पुराना मंदिर है। मैं आपको मंदिर से याद आया डॉक्टर साहब वाली बात को मैं ज़रा थोड़ा सा एडिशन करता हूँ। वो ये कि जो हमारे हिंदू दोस्त हैं उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट है उसमें, क्योंकि अगर आप लोगों को हिंगलाज मंदिर का पता है तो हिंगलाज मंदिर के साथ कनेक्टेड पहले आप ठट्ठे वाले मंदिर पे जाते हो और उसके बाद फिर आप हिंगलाज मंदिर जाते हो, उसके बाद फिर वापसी में हिंगलाज मंदिर से होते हुए ठट्ठे वाले मंदिर से होते हुए आप जाते हैं। तो वो मंदिर हमने पूरा रिकॉर्ड किया है और वहाँ से हम एक स्पेशल चीज़ भी लेकर आए, मैं ज़रा दिखाता हूँ। वो चीज़ ये है, ये बॉटल नहीं, इसके अंदर ये जो पत्थर है, ये पत्थर कहते हैं कि हिंदू जितने भी दोस्त बाहर से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, ये पत्थर आपको कहीं और से नहीं मिलता, ये ठट्ठे से ही मिलता है। क्या होता है कि जो पहाड़ होते हैं, जो इस मंदिर के साथ लगे हुए पहाड़ हैं, उस पहाड़ के ऊपर जैसे बारिश पड़ती है तो उसमें से ये छोटे छोटे से, अगर मैं इनमें से एक पत्थर आपको 1-2 पत्थर निकाल के दिखाता हूँ, तो जब वो पहाड़ टूटते हैं, मतलब जैसे बारिश की बूंदें पड़ती है तो उनके ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे से कंकरियाँ बन जाती हैं, पहाड़ से टूट के गिरती हैं, और फिर जो कि गुड लक कहलाया जाता है आपके लिए, वो गुड लक होता है। लोग इसकी तस्वीरें बनवाते हैं और वो आप लोगों के लिए मतलब एक बहुत क्या कहते हैं तारीखी चीज़ है। अब इसको हम लोगों को गिफ्ट करेंगे। हमें वहाँ के जो पुजारी थे, महाराज उन्होंने हमें ये गिफ्ट किए थे पत्थर, और उन्होंने कहा था कि आपके मतलब थ्रू अगर इंडिया से या पूरी दुनिया से कहीं से भी हिंदू कम्युनिटी के लोग अगर आपके व्लॉग्स देखते हैं तो आप उनको ये गिफ्ट कर दीजिएगा। तो ये एक एक पत्थर हम गिफ्ट वैसे उस मंदिर की भी बड़ी कहानियाँ हैं, और जब जाहिर सी बात है मैं जिस आँख से देखता हूँ चीज़ों को, या मुझे जिस तरह से वो चीज़ें नज़र आती हैं, तो मैं रिलीजन को एक साइड पे कर देता हूँ। मेरा ये होता है मानना कि जब मुझे चीज़ें नज़र आती हैं तो
हर चीज़ को देखने का एक जाविया होता है, उसमें हम अपना अगर रिलीजन इन्वॉल्व ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। हर रिलीजन में अच्छाइयाँ भी होती हैं, ठीक है, और फिर उसके अपोजिट शैतान तो हर जगह है। कोई भी मज़हब आपको बुराई नहीं सिखाता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो मुसलमान हो। बुराई का काम आपको कोई मज़हब नहीं सिखाता। बुराई शैतानी काम है तो वो आपसे खैर वो करवाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी एक स्टोरी है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम जाएंगे तो बहुत लंबे चले जाएंगे। मेरे ख्याल से हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इतना मैं आपको बता दूँ कि ठट्ठे में जो हम बता रहे हैं कि कदीमी जगह है, ठट्ठे का जो ग्रेव यार्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा कब्रें हैं वहाँ पर, और कहते हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। वो पुराना कब्रिस्तान, बहुत पुराना एंशिएंट कब्रिस्तान। डॉक्टर साहब क्या स्टोरी सुना रहे हो आज? सोचता हूँ कि आपने ठट्टे की बात निकाल ली लिए है तो मकली कब्रिस्तान का किस्सा ही सुना दूँ। बिस्मिल्लाह। याद है हम जब मकली कब्रिस्तान से पहले हम मंदिर गए थे, तो मंदिर का किस्सा मैं बाद में बताऊंगा। अब मकली की बात निकली है ग्रेवयार्ड की, तो मैं पहले मकली ग्रेवयार्ड का किस्सा सुना रहा हूँ। आपने देखा जब हम अंदर घुसे थे तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा अलग हो गया था। आप अपने व्लॉग्स बना रहे थे और मैं अपने कैमरा से अलग अलग जगहों पर तस्वीरें ले रहा था और अपने हिसाब से थोड़ा सा हट के चल रहा था। उसकी वजह क्या थी? और हमने भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि हम अपने काम में थे और हम समझ गए थे कि आप अपने काम में। जी अच्छा, हुआ क्या आज बता रहा हूँ। उस दिन मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया। एक तो हम थके हुए बहुत थे उस व्लॉग के बाद, और फिर हम जो है वो मैं नहीं चाह रहा था कि रास्ते में कोई ऐसी बात करूँ कि ये बोले यार अब खुदा के वास्ते जान छोड़ दो। हुआ ये था, जब हम मकली में इंटर हुए तो मैंने लोगों के ग्रोह देखे, मतलब आम लोगों के ग्रोह नहीं देखे। ग्रोह ऐसे लोगों के जो अलग अलग कब्रों पर एक ग्रोह की शक्ल में बैठे थे, ग्रोह बन के बैठे थे। उसमें औरतें भी थी, उसमें बूढ़े भी थे, उसमें जवान भी थे, उसमें बच्चे भी थे, पूरा कबीला। लेकिन सब नंगे थे। लाइक अगर आप किसी पुराने दौर में चले जाओ तो वो पत्तों वाले नहीं, बिल्कुल नंगे, अलिफ उगाड़ा। हाँ। अच्छा, अजीब बात ये थी कि जब मैं उस जगह से गुजरता था तो वो सब एक ही वक्त में मेरी तरफ गौर से देखते थे। शायद उनको ये एहसास होता हो कि ये हमें देख सकता है, क्योंकि मैं बाकायदा उनकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा होता था। तभी एक जगह ऐसी आई जहाँ पे मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था, क्योंकि वो कब्रिस्तान बहुत लंबा है। हम एक जगह से स्टार्ट हुए थे, पहले वहाँ पे मैंने 3-4 लोग देखे। मुझे हैरत हुई यार लोग नंगे क्यों बैठे हैं यहाँ, समझ में नहीं आई मुझे बात। थोड़ा आगे बढ़ा तो और ज़्यादा लोग देखे। इस तरह से जितना आगे जाते गए, इस तरह से मुझे कब्रों पर अलग अलग ग्रोह इस तरह के बैठे नजर आए। कब्रिस्तान की एंड पर पहुंच गए हम, जो आखिर में हम जाके बैठ गए जहाँ पे सुल्तान निज़ामुद्दीन की कब्र थी, जहाँ पे जाऊ के साथ सीन हुआ था। जहाँ पे जाऊ के साथ सीन हुआ था। ओके टेक, समझ गया। हाँ हाँ, किस्सा बताता हूँ। जावेद भाई हमारे साथ थे और ये मज़े से फ़ोटोज़ खींच रहे थे। सुल्तान निज़ामुद्दीन की कब्र बिल्कुल उन्होंने ताले वाले लगा के बंद किया हुआ है। इतना बंद थी कि खिड़कियों में से बाकायदा जाले जमे हुए थे। मैंने भी उनकी फ़ोटोज़ ली। अब मैं और जावेद खड़े थे। जावेद उस लकड़ी के दरवाजे पे टेक लगा के बैठा था और मैं जावेद के बराबर में खड़ा था। मैंने एक हाथ देखा जिसने आके जावेद को ऐसे मारा। नहीं, उससे पहले तूने जाऊ को कुछ बोला था। उसको छोड़ दो। उससे पहले आपने जाऊ को कुछ बोला था कि जाऊ यहाँ से उठ जाओ। हाँ, ये इसलिए बोला था कि यहाँ से उठ जाओ। तो जाऊ बोला क्यों हो, ऐसे क्यों हो? तो उसके बाद जाऊ ने बोला वो चमाट क्यों मारा। जाऊ ने ये बोला था वो मार क्यों रहा है। तो उस पर से बोला खुदा की कसम मैंने नहीं मारा, मैंने तुझे हाथ भी लगा। जाऊ बोला झूठ बोल रहा है। तो ये स्टोरी मेरे सामने की थी, क्योंकि यहाँ जाऊ बैठा हुआ था। ये जो है समझ लें ये इसका दरवाज़ा था।
ये जाऊ बैठा हुआ था, इस तरफ काशिफ खड़ा हुआ था और इस तरफ मैं खड़ा हुआ था। मैं वो जो उसकी टाइल्स वगैरह थे, जो एंशियंट टाइल्स बने हुए थे, उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा था। तो ये इनकी भी कन्वर्सेशन यहाँ से सुन रहा था। मैंने जाऊ को उससे पहले यही बोला था कि जाऊ दरवाज़ा है, उठ जाओ, क्योंकि मैं वहाँ पे हलचल कंटिन्यू देख रहा था। और तुमने नोट किया था कि अंदर से आवाज़ें आ रही थी। कमाल है यार, बाकायदा अंदर से आवाज़ें आ रही थी कि जैसे कोई बोल रहा हो, लेकिन बोलने की जिस तरह से मैं अभी बोल रहा हूँ या आशी बोल रहा है, इस तरह का बोलना नहीं था। वो बोलना था मतलब कोई अल्टीमेटम दे रहा हो, कोई वार्निंग दे रहा हो कि यहाँ से हट जाओ। मैंने लिटरली वहाँ पर हाथ देखे, सिर्फ हाथ देखे। 2 हाथ, एक हाथ देखा पहले, फिर मैंने 2 हाथ देखे, लेकिन फिर उसके बाद मैंने खिड़की में इधर उधर अलग अलग जगहों पर हाथ देखे। मैंने जाऊ को बोला, जाऊ यहाँ से उठ जा दरवाजे से। जाऊ ने बोला नहीं नहीं छोड़। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि जाऊ की पीठ पे चमाट पड़ी, तो जाऊ ने डायरेक्ट मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि नहीं कर मस्ती। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो, हालांकि मैं अच्छा खासा जाऊ से थोड़ा सा दूर था, मेरा हाथ नहीं पहुंच सकता था। जैसे मैंने टर्न किया था, जब ये जुमला हुआ था, मैंने जैसे टर्न किया तो जाऊ इधर बैठा हुआ है, काशिफ उससे काफ़ी दूर था कि उसकी कोई बुद्धि पे आके चमाट मारे। मतलब ऑफ कोर्स अगर ये डॉक्टर बैठा हुआ है, इसको मैं यहाँ से अगर मारता हूँ तो मेरी इतनी रेंज होनी चाहिए ना, उस रेंज से डॉक्टर बाहर था। बहरहाल उसके बाद जाऊ वहाँ से उठ गया। जाऊ ने बोला यहाँ से उठना ही बेहतर है। लेकिन जब यहाँ से हम लोग निकले और एक और कब्र पर जाकर हम बैठ गए, तो याद है तुम लोग, एक पुरानी मस्जिद थी, हाँ, जिसके बैक साइड पे माई मकली की कब्र है। हाँ है, जहाँ पे हमारी कैमरा की बैटरी ख़त्म हो गई थी, वही। और वहाँ पर मैं अकेला गया था फिर। और जब तुम अंदर घुसे थे तो अंदर से सिर्फ एक कौवा उड़ा था। कौवा था, कबूतर था? हाँ कौवा, हाँ, सिर्फ हाँ, एक कौवा उड़ा था। पहले कबूतर उड़े थे, फिर कौवा, ठीक है। कौवा, कितने कौवे थे? सिर्फ एक था। एक कौवा उस मस्जिद के अंदर, कौवे होते तो बहुत सारे होते, कबूतरों के बीच में एक कौवा क्या कर रहा था? लॉजिक तो है। मैं उस मस्जिद के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया, क्योंकि वो मस्जिद का दरवाज़ा रिनोवेशन के लिए बंद किया हुआ था, स्टूल वगैरह पड़े हुए थे, सीढ़ियाँ पड़ी हुई थी। जब मैं उसके दरवाजे पे खड़ा हुआ तो मेरे पास शायद वीडियो मैं शेयर करूँगा, वो दरवाज़ा लकड़ी का बीच में से खाली भी था और यूँ हिलना शुरू हो गया। मेरे पास शायद वीडियो पड़ी है, मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की है। यूँ हिलना शुरू हो गया। जो कौवा उड़ा था ना, वो कौवा दोबारा उस मस्जिद में अंदर सजदे की शक्ल में बैठा था। रिकॉर्ड किया तूने? नहीं। अच्छा। मैं अंदर जाने की कोशिश की, मेरे पाँव को कोई रोक रहा था कि मैं अंदर ना जाऊं। मैंने वहाँ से एंट्री नहीं ली, मैं दोबारा गोल घूम के मस्जिद के पिछले दरवाजे पे गया। पिछले दरवाजे पे भी वही लकड़ियाँ और इस तरह की रखी हुई थी, तो लकड़ी का दरवाज़ा था। वहाँ से मैंने जैसे ही एंटर होने की कोशिश की, मेरे पैरों से एक सांप गुजरा। छोटा था, बड़ा था? बड़ा सांप था। मुझे इशारा मिल गया कि अंदर नहीं जाना। मैं वहीं रुक गया। हालांकि हम जब वहाँ एंटर हुए तो एक जोगी बैठा हुआ था वहाँ पर। शुरुआत में उसने कहा था मैं यहाँ से काले नाग पकड़ता हूँ, मैं यहाँ से काले नाग पकड़ता हूँ। तो वो वही काला नाग जिसकी वो बात कर रहा था, वो उस मस्जिद के दरवाजे के बाहर मुझे रोक के चला गया कि अंदर नहीं जाना। वो काला कौवा क्या मखलूक थी, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। फोड़ दे सस्पेंस यार। हाँ, जब मैंने उसको उस दरवाजे से सजदे में देखा था, और जितनी देर में मैं घूमकर यहाँ पर आया और सांप मेरे पैरों के पास से गुजरा, तो बाकायदा एक बड़ी काली चादर में
एक बंदा सजदे में गिरा हुआ था। उसके बाद मैं अंदर नहीं गया, वहाँ से हम वापस लौट आए। फिर एक कब्र पर जाके टेक लगा के मैं बैठ गया था। उस कब्र से कंटिन्यू अजीब ज़बान में बात करने की आवाज़ आ रही थी। अच्छा। वो बात इस तरह से हो रही थी कि कोई ऐसी ज़बान जो ना हमने कभी सुनी, अजीब ही ज़बान थी, लेकिन उस ज़बान ने मेरे ऊपर एक, वो कहते हैं ना, डर सा, हैबत सा तारी कर दी, हैबत तारी कर दी। वो अजीब ज़बान थी और बहुत चुभने वाली आवाज़, जिस तरह से सीटी बजती है ना, और उसकी कितनी हाई पीक वॉल्यूम होती है, वो हाई पीक की वॉल्यूम थी जो बाकायदा कानों में घुस रही थी। जिसके बाद मैंने तुझे बोला, आशी मेरे यार सर में दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है और यहाँ से उठो, अब चलने की करो, बहुत देर हो गई है। जिसके बाद ये एक दरगाह पर गए थे अंदर, मैं नहीं गया उस दरगाह पे, मैं गाड़ी में ही बैठा रहा क्योंकि मेरी तबीयत इतनी उस वक्त डाउन हो गई थी और मेरा पाँव बुरी तरीके से साहब ने ज़ख्मी कर दिया था। मैंने, हाँ अच्छा, ओके। तो वो पावर बैंक गिर गई थी भाई की। भाई इतनी भारी ईंट जितनी पावर बैंक थी वो। बहरहाल मैं वहाँ पे बैठ गया। फिर वहाँ से हम निकले तो एक और जगह थी जहाँ पे लाइन से अंदर कब्रें बनी हुई थी, वो रिनोवेट हो रहा था और वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं कर रहे थे अंदर जाने के लिए, जहाँ पे हम ज़बरदस्ती बात करके घुसे थे। हाँ, वो जो मकली की जो मेन जो मेन स्पॉट है जहाँ पे लोग अक्सर जाते हैं और वहीं पर ही जाते हैं, लेकिन अंदर एंट्री किसी को भी नहीं देते। अंदर किसी को नहीं जाने देते। जहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग की और जहाँ पे हमने कब्रें रिकॉर्ड की, वो इतनी भयानक जगह थी, इतनी उसमें से यकीन मानेगा मुझे भी, क्योंकि वो डार्क कमरा था अंदर पूरा और उसमें कुछ कब्रें थी, तो मतलब मुझे भी हैबत आ रही थी। अंदर एक अजीब सी स्मेल भी थी। अच्छा, जैसे सांस घुट रहा। कब्रें, इतनी लंबी कब्रें, नॉर्मल कब्रें तो नहीं थी वो, तकरीबन कोई 8 फीट की, 9 फीट की, इस तरह की कब्रें थी लंबी, और कुछ तो बहुत छोटी थी, ऐसा लग रहा था बच्चों की कब्रें, और वो अलग अलग जगहों पर कब्रें थी। वो कमरा, वो बेसिकली अलग कब्रिस्तान एक छोटा सा एक कमरे के अंदर बनाया हुआ था। वो मेरे जो है वो आशी के ब्लॉग में आप देखेंगे, हमने वहाँ बैठ के जो है वो वीडियो भी बनाया है, फ़ोटोज़ भी लिए हैं। लेकिन उस कमरे में जो गुंबद थे, हर गुंबद पर इंसान चिपके हुए थे। अच्छा, वो तेरे वाले इंसान? मेरे वाले इंसान चिपके हुए थे, जैसे कि पीठ के बल किसी ने उनको ऐसे बांध दिया हो। अच्छा, पीठ के बल थे? हाँ, दीवार के साथ पीठ और ऐसे। अच्छा, मतलब जैसे हम किसी को हैंग कर दें। जितनी भी उस कब्रें थी, उनके इतराफ में जितनी भी जगह थी, वहाँ पे मुझे जिन्नात दीवार के साथ चिपकी हुई नज़र आई। कोई लेन देन हुई, कोई करस्पॉन्डेंस? मैं वहाँ से अलग हो गया था, तुम बाहर जाके बैठ गए थे। हाँ, मैं जब वो टाइम लैप्स बना रहा था, ठीक है। जावेद अंदर चला गया दूसरी जगह पर, मैं उसी एरिया में बैठा हुआ था, अंदर उधर ही। मुझे सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, जो कि सब इकट्ठे एक ही बात कर रहे थे, हमें छुड़वाओ। किससे छुड़वाओ, कैसे छुड़वाओ, कुछ नहीं पता। मतलब तकलीफ़ में थे वो? बज़ाहिर लग नहीं रहे थे। तो हमें छुड़वाओ। शायद वो दीवार के साथ बांधे हुए थे और वहाँ से वो निकलना चाहते थे, क्योंकि इतना पुराना कब्रिस्तान, कौन मरा है, कौन उठा है, कौन जिया है, किसी को क्या पता, किसी का कोई लिंक, किसी को कुछ नहीं पता वहाँ पे किसकी कब्र है। एक अजीब बात, हर कब्र पर कलमा और कुरानी आयत लिखी हुई थी, नक्श की हुई, दीवारों पर भी नक्श की हुई। एक जगह पर एक जो पिलर था, उस पे एक हमारे जो दोस्त हैं हिंदू भाई, उनके मज़हब में एक निशान बनाया जाता है सती का, इस तरह से
बाकी पूरे पे कुरानी आयतें, एक पिलर पे वो हिंदुइज़्म का मार्क बना हुआ था, स्केच किया हुआ था, और वो भी बहुत पुराना, जो कि मैंने आपको दिखाया था आशी, पूरा आयतें लिखी हुई हैं। यहाँ पर ये निशान है। यहाँ पर एक हिंदुइज़्म का ये निशान है, और इतना पुराना निशान, 2000 साल 3000 साल पुराना, ये बात मुझे हज़म नहीं हुई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बात का जवाब मुझे बहुत जल्द मिल जाएगा। कांड हुआ फिर वहाँ पर वो जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे दफन है जी। और जो मैंने चिपके हुए देखे थे वो या तो हमारे मज़हब के थे या तो उनके मज़हब के थे, क्योंकि कुछ कब्रें अंदर में भी ऐसी थी जिन पे आयतें नहीं लिखी हुई थी। अच्छा, ये तुमने देखा सर। खैर, हमारे वीडियो में आपको वो बहुत सारी चीज़ें हमने तो मतलब क्लोजली रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, लेकिन गर्मी बहुत शदीद थी और हमें 6-8 जगह रिकॉर्ड करनी थी, तो शायद हम इतना क्लोजली ये सब चीज़ें नहीं देख सके होंगे, या कैमरा की आंख आपको वो चीज़ ना दिखा सके, क्योंकि वो निशान तो हमने देखा था, लेकिन वो था काफ़ी ऊंचाई पर, वो कैमरा ने भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक। और ये चीज़ हमें हमारे वहाँ पर जो एक लोकल था बंदा, लोकल था, वो नॉन मुस्लिम था, हिंदू कम्युनिटी का था, उसने दिखाया, उसने भी दिखाया था कि यार ये यूं क्यों है। और उसके बाद डॉक्टर काशिफ की बत्ती जली थी कि यार वाकई। फिर डॉक्टर काशिफ ने जो है वो अपने पत्ते फेंके होंगे कि भाई इस तरीके से ये बात निकालो। मज़े की बात एक और, उसके बाद हम गए एक बहुत पुरानी मस्जिद में जिसका कोई अता पता ही नहीं कि कब बनी, लेकिन सुना ये गया था कि वहाँ पे कोई इस एरिया में जंग हुई थी और कोई 200 मुसलमान वहाँ पे मारे गए थे, या शायद कुछ नहीं पता कंफर्म है या नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ था। ये किसी ने एक अफवाह उड़ाई हुई थी, फिर उसके बाद वो कह रहा था कि मुझे मतलब मैंने इस चीज़ को नहीं माना, लेकिन उस जगह पर कुछ था। हम जैसे ही एंटर हुए उस जगह में, तो हम अंदर घूमने लग गए। लिटरली एक जगह मस्जिद की ऐसी थी जो चिल हो रही थी, हाँ, जिस पे मैंने आशी को बुलाया, मैंने कहा आशी इधर आओ, इस रूम की ठंडक महसूस करो। उसके बाद हम मस्जिद के सेंटर पॉइंट पर पहुंचे तो वो नॉर्मल थी, जो कि बिल्कुल बहुत खुली हुई जगह थी, जिस जगह को ठंडा होना चाहिए। फिर उसके बाद हम उसके थर्ड पोर्शन में पहुंचे तो वो मामूली ठंडी थी। जो जगह ज़्यादा ठंडी थी वहाँ से मुझे ऊपर आने की आवाज़ें आ रही थी, कि जैसे मुझे कोई बोल रहा हो कि ऊपर आओ। उसके बाद मैंने जाऊ भाई को पकड़ा, कोई कैमरा जाऊ भाई के हाथ में दी। मैंने जाऊ भाई को कहा कि जावेद आ जाओ, ऊपर चलते हैं। जावेद वैसे बहुत डरता है, लेकिन मुझे नहीं पता, जावेद सुन्न हो गया था और जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा था जावेद वही कर रहा था। जब उस गुंबद के साइड से बहुत पतली और डार्क सीढ़ियाँ थी जो मस्जिद की उस छत पे जा रही थी, जब मैंने उस पर पाँव रखा तो पीछे से लोगों ने आवाज़ लगाई कि ऊपर नहीं जाना। उस वक्त जाऊ को होश आया, जाऊ रुक गया। जाऊ ने बोला नहीं 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 नहीं, ऊपर नहीं चल रहे। अच्छा, ये लोग इंसानों ने आवाज़ मारी पीछे? अच्छा, मैं अपने दिमाग में था, मैं अपने कामों में था। हाँ, नहीं, जो बोला कि ऊपर सांप है। हाँ 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 हाँ, एक वो बुढ़ा भी आदमी आया था ज़ईफ, जो बता रहा था कि मैंने यहाँ मजदूरियाँ की हैं। हाँ 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 हाँ, कि ऊपर सांप है, आपको मार देगा, ऊपर बलाएं हैं, आपको मार देंगी, ऊपर नहीं जाएं। उसके बाद इन सब की हवा हो गई टाइट और मुझे इन्होंने बोला नहीं ऊपर नहीं जाना, हालांकि मैं बज़िद था कि मुझे ऊपर जाना ही जाना है। फिर वहाँ पे वो बुढ़ा मिला जो कि अंधा था, जिसने वहाँ पे मजदूरियाँ की हुई थी। उस अंधे ने जब बताया कि इधर सांप है और बहुत पुराना और बहुत कोई 200-300 साल पुराना सांप है जो यहाँ की रखवाली भी करता है और कोई ऊपर जाता है तो उसको मार भी देता है। वेल, ये जो मस्जिद का किस्सा बता रहे हैं, मस्जिद का एक था मेन गुंबद, बड़ा सा टोम बना हुआ था,
उसके साथ में एक छोटा सा टोम बना हुआ था एक इस तरफ और एग्जैक्टली वैसा ही टोम उस तरफ। तो जो हम अगर यूं देखते हैं तो इस तरफ वाला जो टोम था वो ठंडा था, बीच वाला नॉर्मल था, और इस तरफ वाला जो है वो थोड़ा सा गर्म स्टाइल की तरह। तो इस तरीके से कुछ सीन था, लेकिन थी बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत चीज़ें वहाँ पर। वहाँ के लोकल्स भी बार बार ये कहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा सांप है जिसके लिए लोग कहते हैं, लेकिन ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, ये कहते हैं कि वो बहुत बड़ा एक सांप है जिसका मुंह यहाँ पर ठट्ठे में खुलता है और पूंछ जो है वो दिल्ली में है। और ये नहीं, वो कलांकोट में है। कलांकोट में जिस गार की हम बात करें, वहाँ का मैं आपको मज़े का बाद में किस्सा बताता हूँ, एक और किस्सा बताता हूँ यहीं से रिलेटेड, इसी रोड से रिलेटेड। जैसे ही हम उस मस्जिद से निकले, क्योंकि ये ठट्टे की किस्से जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत लंबा टाइम लेंगे, मैं आपको कितना बताऊँगा, मैं आपको और स्टोरीज भी शेयर कर लूँगा, लेकिन अभी ये छोटा किस्सा आपको बता के ये ठट्टे का किस्सा ख़त्म करता हूँ। कि उस मस्जिद से हम जैसे ही निकले तो उसके बराबर में एक पतली गली थी, प्लॉट था, और कोने पर एक बहुत पुराना कमरा कोई बना हुआ था जिसका लकड़ी का दरवाज़ा था, जिसके सामने मस्जिद का दरवाजा नहीं, फिर मस्जिद से हम निकले, ठीक है, कॉर्नर से क्रॉस करके बाहर निकले तो कॉर्नर पर हाँ एक पतला कह रहा हूँ, वो लकड़ी का दरवाज़ा था, छोटा कमरा था जिसके सामने कचरा और ये सारी चीज़ें, और उसके थोड़ी सी आगे अपनी गाड़ियाँ पार्क थी। ठीक है। उस दरवाजे के पास मैंने कई ऐसे चेहरे, सिर्फ चेहरे देखे जो उस दरवाजे से आर पार हमें झांक रहे थे। मतलब दरवाजे में से सिर्फ चेहरा बाहर निकला? सिर्फ चेहरा बाहर निकला। ओके। झुर्रियों वाले, मट्टी में लथपथ, ऐसा लग रहा था कि किसी ने मट्टी उठा के अपने चेहरे पे कच्ची मट्टी मल ली हो और वो देख रहा हो, इस तरह मड जिसे कहते हैं ना, पानी मिली हुई मट्टी, वो चेहरे पे मली हुई हो। लकड़ी के दरवाजे का कलर भी वही था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे और वो चेहरे जैसे फिक्स हो आपस में, ऐसे, लेकिन वो जिंदा चेहरे थे, देख रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, देख रहे थे, आंखें फेर रहे थे। यहाँ पर ठट्टे के किस्से हो गए ख़त्म नहीं हुए, लेकिन मैंने ख़त्म किए क्योंकि अभी तो कलामकोट में हमारे साथ क्या हुआ था और काफ़ी जगहों पर हम गए तो हमारे साथ जो हुए वो तो, मतलब अगर आप एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि फिर वो डॉक्टर साहब को हम थोड़ी सी चाबी भरेंगे तो, मतलब सॉरी, चाबी लगाएंगे तो डॉक्टर साहब जो है ना वो गलत लग गया शायद, सॉरी यार। हाँ, हमारे एक व्यूअर है इंडिया से, उन्होंने कहा कि काशिफ भाई के साथ एक लंबी सिया औरत, वो आशी के साथ उसकी डिस्कशन हुई है, मेरे साथ कोई नहीं, कमेंट पे उन्होंने मैसेज किया था अच्छा पहले, हाँ। फिर उन्होंने मुझे ईमेल भी की थी और फिर उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया कि ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने अपनी स्टोरी भी भेजी है, ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से इतनी बेबाकी के साथ इतनी ख़तरनाक चीज़ें, अपनी कहानियाँ इस तरह पेश कर देनी चाहिए, और अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे। इंडिया से हमारे दोस्त ने जो है ये एक मैसेज भेजा है। तो भाई वो औरत मेरे साथ तो पता नहीं क्या क्या है, लेकिन वो औरत स्पेशली मेरे साथ नहीं है। ये दूसरी बार इसने से झटके मारे हैं और लाइट गई है, ये दूसरी बार। अभी एसी बंद हो चुका है, बीच में हम एक छोटा सा गैप ले चुके हैं। हाँ, फिर वो औरत यहाँ की है यार, वो मेरे साथ नहीं होती। तू सुधरेगा नहीं काशिफ, यहाँ से छेड़छाड़ नहीं। बहरा 2 बच्चे एक कब्रिस्तान में खेल रहे थे, ठीक है। कौन सा कब्रिस्तान है? बताता हूँ सारी डिटेल, किस्सा सुनो पहले। अच्छा, बिस्मिल्लाह। 2 बच्चे कब्रिस्तान में खेल रहे थे। खेलते खेलते एक बच्चे का
पाँव स्लिप हो गया किसी कब्र के अंदर। जिस तरह कब्रें पुरानी हो जाती हैं, ज़ईफ़ हो जाती हैं, साइड से टूट जाती हैं, उसमें उस बच्चे का पाँव स्लिप हो गया और वो उस कब्र में जाके गिर गया। कब्र क्योंकि गहरी होती है तो बच्चा ऊपर चढ़ के आने में थोड़ी सी उसको दिक्कत होती है, मुश्किल होती है। तो दूसरे बच्चे ने वहाँ से शोर शुरू किया कि ये गिर गया है, इसको बचाओ। वहाँ से वो जो कब्रिस्तान का गोरकन कह दें या खिदमतगार कह लें, जो भी कह लें, वो आता है। वो उस बच्चे को निकालने की बजाय बराबर में जो मट्टी पड़ी है वो उसके ऊपर फेंकना शुरू करता है। अब सुनो हिलाने वाला किस्सा। वो बच्चा कोई और नहीं, वो बच्चा मैं था। ये कब का किस्सा है? बचपन का। और कब्रिस्तान कौन सा था? लोग बहुत बात करते हैं कि कब्रिस्तान जो टंडू आगा में है, हाँ हाँ, उसका किस्सा होता है। तो हमारे रिश्तेदार टंडू आगा में रहते हैं, मुग़ल फैमिली है। मैं वहाँ था और वहाँ कई जिसके घर हम गए थे उनका एक बच्चा साथ था। उस कब्र में मेरा पाँव स्लिप हुआ था और मैं उस कब्र के अंदर गिर गया था। उस लड़के ने, दूसरा जो मेरा दोस्त था या रिश्तेदार कह लें, जब उसने चिल्लाया तो वो जो गोरकन या खिदमत गुजार था उसने मुझे निकालने की बजाय मेरे ऊपर आके मट्टी डालना शुरू की जो कब्र के इतराफ़ में पड़ी हुई थी। रीज़न बताता हूँ। जब मेरे दोस्त ने ये देखा कि ये तो बचाने की बजाय इसको उल्टा मार रहा है, मतलब मट्टी फेंक रहा है इसके ऊपर, उस बच्चे ने, उस दोस्त ने उसको पकड़ के जब अपनी तरफ खींचा तो उसके हाथों से वो गोरकन गायब हो चुका था। इसका मतलब मुझे उस कब्र में धक्का दिया गया था या तो खींचा गया था। फिर वहाँ के जब लोग गुजर रहे थे, क्योंकि वो कब्रिस्तान की दीवार नहीं है, वो देखा होगा तुमने, हाँ, खुला और कब्रिस्तान। बहुत पुरानी कब्रें ज़बून हालत में भी हैं, मतलब टूटी फूटी सी हैं। वहाँ पे हमारे भी रिश्तेदार काफ़ी दफन है वहाँ पर। लोगों ने जब मुझे निकालना चाहा तो एक बच्चे का वज़न कितना होता है? हार्डली मेरा वज़न होगा उस वक्त 20 किलो 22 किलो। मतलब वो एज क्या थी तेरी? एज होगी 9 साल 10 साल, 22-23 किलो वज़न होगा। 24-25 मान लो, 25 होगा। चलो, 4 बंदे भी मिला के मुझे कब्र से उठा नहीं पा रहे थे। मतलब कब्र से खींच के नहीं निकाल पा रहे? नहीं निकाल पा रहे थे। और मुझे ये लग रहा था कि कब्र के अंदर मेरे पाँव धंसते जा रहे हैं। ओह माय गॉड। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कोई अंदर मुझे दब रहा है। खींच रहा है। मतलब ऐसे महसूस किया किसी ने तुझे पकड़ा? हाँ। हाँ, बाकायदा मुझे यूं कोई पकड़ के ज़मीन के अंदर यूं खींच रहा है, जिस तरह दलदल में कोई बंदा जाता है, ऊपर से वो पूरी जान लगा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं निकल पा रहा था। जब मैं ये किस्से सोचता हूँ ना अपने, मेरी लाइफ के, तो मुझे बहुत कभी कभी अजीब भी लगता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या मसला है, मैं निकला कैसे? जब उनका बस नहीं चला मुझे निकालने की, जब वो खींच रहे थे, मुझे लग रहा था वो, मुझे जाहिर सी बात है हाथ बाजुओं से खींच रहे, मुझे लगा मेरे जोड़ टूट जाएंगे, मैं निकल नहीं पाऊंगा। एक शख्स उस कब्र के, जिस तरह कब्रें कब्रों से मिली हुई होती ना, एक नूरानी शख्स उस कब्र से निकला है, बराबर वाली ज़मीन के अंदर से। मैंने बाकायदा उसको देखा है, निकल के उसने मुझे गोद में उठा के ऊपर रखा है। ऊपर वालों को ये लगा है कि हमने इसको खींच लिया है, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा उसने मुझे यूं उठा के
ऊपर रखा है। मतलब किसी गैबी ताकत ने तुझे वहाँ से बचाया है। अब बताता हूँ, औरत, वो कब्र जो वहाँ के लोग बता रहे थे कि औरत की थी, और उस वक्त वहाँ पे वो कुछ अर्सा पहले मरी थी, और वो मशहूर थी कि ये औरत तावीज़ करती है या जादू वादू करती है। अच्छा। उसके बाद जब ये हमें घर लेके गए, घर जाके बताया कि भाई अपने बच्चे संभालो, ये तो ये हो गया था, वो हो गया था। मैं पूरा मट्टी में लथपथ हो चुका था। दूसरे दिन से मुझे बुखार होना शुरू, रात को मेरे जिस्म में दर्द हुआ और उल्टी जैसा महसूस हुआ। दूसरे दिन से मुझे बुखार शुरू हो गया, और इतना शदीद बुखार था कि मेरे वालिद ले गए डॉक्टर के पास। उस दौर में वो पुराने वो लोहे की इंजेक्शंस होती थी, और डॉक्टर को देख के हम बोलते थे कि हमें नहीं जाना। वो तो इतनी मोटी सुई होती थी, बॉयल होती रहती थी वो। उसकी निशानी अभी तक मेरे बम्स पे है। अच्छा, किसी दिन दिखाऊंगा तुझे। अच्छा। हाँ, तो फिर बहरहाल सब हो गया, बुखार ना जाए मेरा। अब क्या करना है, बुखार नहीं जा रहा। मैंने अपने वालिद से कहा, बाबा उसी कब्र पे चलो। वाह, अच्छा। फिर तो मेरे ख्याल से बाबा ने भी उस वक्त यही किया होगा। जब मैं 10 साल का था, 10-11 साल का शायद। तो मैंने बाबा से कहा कि मुझे जो है वो उसी कब्र पे लेके चलो। तो कहने लगा कि आप मुश्किल से बचकर आए हो दोबारा। मैंने कहा नहीं, मेरा बुखार वहीं पर जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, हफ्ता 2 हफ्ता गुजर गया, मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था, और तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि अब मैं ख़त्म हो जाऊंगा, वेट लूज़ हो गया पूरा। उस कब्र पर जब मुझे लेके गए, उस वक्त मगरिब का टाइम हो रहा था। मैंने उस कब्र के सिरहाने खड़े होके, जिस औरत की कब्र थी, उसको मुझे पक्का याद है, कन्फर्म, उसको ये बोला था, अगर तुमने मेरी जान नहीं छोड़ी तो तुम्हें ऐसी आग में जलवाऊंगा कि तुम्हें क़यामत तक कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ ये बोला था मैंने। मुझे नहीं पता मैंने ये जुमले क्यों बोले, मुझे नहीं पता था मैं अपने वालिद के साथ क्यों लेके गया। कब्रिस्तान से वापस आए हैं, मुझे कोई बुखार नहीं था वो दिन। फिर उसके बाद मुझे उस तरह का बुखार ही नहीं आया, न ही मेरी तबीयत ख़राब हुई। काफ़ी सेंटी हो गए सर डॉक्टर साहब। अबे भाई, जब कब्र में किसी ने खींचा है, अल्लाह रहम करे यार। बिल्कुल, क्यों खींचेगा, हम ऐसे कांड करेंगे हम। मैं तुझे अपना किस्सा सुनाता हूँ एक। हाँ, बड़ा हॉरिबल। हाँ चल सुना, आज आशी का किस्सा भी सुनते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन ज़रा दिल थाम के सुनिएगा। ये स्टोरी कुछ भी नहीं है। हुआ ये कि इस घर की हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। उस वक्त में मेरी कितनी उम्र होगी, मतलब 3 साल का हूँगा मैं। ये होगी बात 81 की, ठीक है। मैं जिस तरह बच्चे करते हैं, खेलते हैं कूदते हैं, तो इस घर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो इसका जो मेन गेट है बाहर की तरफ, वो अक्सर आप व्लॉग्स में देखते होंगे मेरे। तो उस मेन गेट के पास लकड़ियों के पीस पड़े हुए थे। वो जो नहीं शटरिंग वाली लकड़ी होती है, वो लकड़ी बस ऐसी होती है कि आप उसको थोड़ा सा माचिस दिखा दो, उस पर एकदम से आग लग जाती है, क्योंकि उसमें केरोसिन वगैरह ऑयल उसमें लगा हुआ होता है। मैं उसके साथ अकेला खेल रहा था। मैं अकेला खेल रहा था। खेलते खेलते जैसे नहीं वो मैंने देखा कि उन लकड़ियों के बराबर में ही कुछ कोयले होते हैं, वो चारकोल के जो है ना, वो पीसेस कुछ जल रहे थे। जैसे नहीं रात को किसी ने जलाए हों, तो वो पीसेस वहाँ पड़े हुए थे। मैंने वो लकड़ी के पीसेस उठाए और मैंने उन कोयलों के साथ यूं हाथ करके ना उसको थोड़ा आगे पीछे किया। अच्छा, ये करते करते मुझे शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, तो ऐसे करते करते कुछ होश ही नहीं रहा। बस वो उस लकड़ी में जो है वो आग लगना शुरू हो गई। आग लगना शुरू हुई, और वो था सुबह का टाइम। तो जैसे नहीं वो जब आग निकलती है हल्की हल्की, जो आग होती है वो आपको फील भी नहीं होती सुबह का तेज़ आग हो, दोपहर में रोशनी हो। तो वो आग इत्तेफाक से जो मेरे शलवार कमीज़ जो मैंने पहनी हुई थी, उस कमीज़ के बैक साइड पर जो नीचे का पलड़ा होता है,
कमीज का, उसमें जाके दामन पे जाके आग लगी। वो जैसे आग लगी तो एकदम से एक मजदूर आगे थोड़ा काम कर रहा था, तो उसने देखा कि पीछे जो है ना वो सुराख है यूं कमीज में बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि वो तो रोशनी थी, आग तो नजर नहीं आती, यूं आग का गोला वो बढ़ता जा रहा है। तो वो एकदम से मजदूर भागता हुआ आया, उसने आके पीछे पटक से मुझे टका टक टका टक मारना शुरू किया। वो आग उसने जो बुझाई, वो कहने का मकसद ये, हम बचपन में हमारे साथ ऐसे कांड हुआ करते थे, लेकिन डॉक्टर साहब के बचपन के जो कांड हुआ करते थे वो कब्रिस्तान के हुआ करते थे। मतलब बच्चों की भी यार कोई लिमिट होती है यार, आदमी उल्टी पुल्टी हरकतें कर ले ठीक है, लेकिन कब्रिस्तान कभी हमारा पाला नहीं पड़ा भाई, अल्लाह माफ़ करे यार हमारे साथ तो ऐसे ही होता था भाई। मुझे तो अट्रैक्शन बचपन से ही इन चीज़ों पर ज़्यादा होती थी, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसा है जो आपको वहाँ पर ले जाता है, खींच के लेके जाता है आपको। हमारे जो शैतान है ना वो हमें उधर ही उधर। यार मैं मज़े की बात बताऊं, तुम पहले भी व्लॉग में बता चुका हूं कि गोरा कब्रिस्तान जो हैदराबाद वाला है, वहाँ पे बारिश होती थी, मैं बाइक रोक के कब्रिस्तान के अंदर चला जाता था गोरा कब्रिस्तान। यस, आप अगर वो स्टार्टिंग स्टोरी सुने, बड़ी हॉरिबल स्टोरीज है वो डॉक्टर की, बड़ी खतरनाक स्टोरीज है। पहले मैं भी इस पर बिलीव नहीं करता था, लेकिन इस पर जो बिलीव नहीं करता ना फिर वो मसला हो जाता है। इसलिए फिर मैंने कहा भाई तू गुरु है, हमने बस किया, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। लाइट फिर चली गई, लाइट फिर जा चुकी है और पसीना पसीना हो चुके हैं। पानी पिएगा डॉक्टर? ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और हम अभी लास्ट और फाइनल आज की स्टोरी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया, लाइट नहीं आई है, हम फ़ैन पर अभी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको आवाज़ में डिस्टर्बेंस सुनाई देगी, उसके लिए माजरत। लास्ट स्टोरी, दरख्त पर बैठा उल्टा उल्लू। दरख्त पर बैठा उल्टा उल्लू, ओके। कुछ अर्सा पहले की बात है, मैं किसी, जिस तरह हाईवे पे होटल्स होती है, तो मेरा अक्सर हाईवे से गुज़र होता रहता है। लेट नाइट भी आता जाता हूँ मैं, कभी रात को 2 बजे आता जाता हूँ, कभी मतलब कोई टाइम नहीं होता। लॉकडाउन में होटल्स वगैरह सारी बंद थी, मैं लेट नाइट हैदराबाद से कराची जा रहा था। मुझे एक होटल खुली हुई मिली जिस पे रश नहीं था और ऐसा लग रहा था कि 1-2 बैठक के संदल पड़े हुए हैं और एक बंदा है जो अंदर कुछ पका रहा है। मतलब ज़्यादा रश नहीं थी, कोई 1-2 वेटर होगा और लोग नहीं थे, वही वहाँ का होटल का स्टाफ था और कोई आम आदमी नहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं बैठ के चाय पी लेता हूँ, और शायद संडे का ही दिन था। मैं आशी के पास से स्टोरीज करके निकला था यहाँ से, तो मैं वहाँ जाके बैठ गया। पहले मैंने मुंह धोया, पानी मंगवाया, पानी पिया। तो उससे मैंने ऐसे ही मजाक में पूछा, मैंने कहा यार इतनी रात को, तकरीबन 2:30 बज रहे थे, तो इतनी रात को जबकि लॉकडाउन है, होटलिंग मना है, होटल्स बंद है, तो आप लोग होटल खोल के बैठे। तो क्या लगा सर हमारे पास मोटरवे पुलिस वाले आते जाते हैं, तो वो कभी कभार चाय, हमने खोला हुआ इसलिए कि कभी उनको चाय दे देते हैं, वो अपना कप थर्मस ले आते हैं। तो खाना वाना हम वैसे ही नहीं बना रहे। मैंने कहा अच्छा अगर मैं खाना मांगूंगा तो बना के दे दोगे? तो कहने लगा सर अभी तो नहीं होगा, आपको चाय पिलाते हैं ज़बरदस्त। अच्छा, वो उनके पास गैस वैस का भी कोई इंतज़ाम नहीं था, तो उन्होंने लकड़ियाँ वकड़ियाँ, जिस तरह से लकड़ियों पे चाय बनती है उस तरह से चाय उन्होंने लकड़ियों पे बनाना शुरू की। तो बाहर संदल पड़ा हुआ था बैठक का, मैं उस पर शूज़ वूज़ उतार के आराम से टेक लगा के गाँव तक तकिए पे बैठ गया। संदल मीन्स लकड़ी की चारपाई होती है, तख्त स्टाइल। तख्त स्टाइल, ठीक है, उस पर बैठ गया। तो क्योंकि वो थोड़ा सा आगे था उनका जहाँ से ये चाय बन रही थी, मैं थोड़ा बाहर की तरफ बैठा हुआ था, झाड़ियाँ थी, दरख्त वरख्त थे। तो जब लेटता है तो बंदा ऊपर इधर उधर, जाहिर सी बात है आसमान की तरफ नज़र जाती है। बड़ा खूबसूरत मंजर था, तारे ही तारे नज़र आ रहे थे। और एक दरख्त पर नज़र पड़ी तो मैंने एक दरख्त की शाख पर एक उल्लू देखा। अमूमन वो दरख्त मुझसे इतना दूर होगा जितना कि मेरे ख्याल से ये पीछे वाला दरवाज़ा या ये फ्रेम लगे हुए इतना दूर होगा कि थोड़ा सा मतलब साया ही उसका, धूप में उसका साया आता होगा संदल पर। मतलब ये सुबह का टाइम बता रहा था? रात के 2-2:30 बजे का टाइम था।
मतलब 8 से 10 फुट का फासला होगा तकरीबन। आराम से 8 फुट का तो हो गई। तो मैंने देखा एक उल्लू दरख्त की शाख पर बैठा है, लेकिन वो उल्टा लटका हुआ है। ओके। चमगादड़ को मैंने उल्टा लटका हुआ देखा है, सबने देखा है, क्योंकि चमगादड़ उल्टा ही लटकता है। कभी उल्लू को किसी ने दरख्त की शाख पर, अगर किसी ने देखा हो तो बता दें, क्योंकि मैंने पहली बार उल्लू को दरख्त की शाख पर उल्टा लटका हुआ देखा। उसके पर जब लटकते हैं तो उसके पर ऐसे खुले हुए थे, पंजों से उसने शाख पकड़ी हुई थी, आंखें उसकी पता है आपको कैसी होती है, गोल गोल, और वो मुझे देखता रहा। अब वो उसको शायद ये डर हो कि मैं उसको नुकसान ना पहुंचाऊं, मुझे ये डर था कि यार ये कहीं हमला ही ना कर दे मेरे ऊपर, और बहरहाल मेरी नज़र उसी पर थी। देखते देखते इतनी देर में वो जो वेटर था वो चाय ले आया। तो जब उसने चाय रखी तो मैंने उस वेटर से कहा, मैंने कहा यार ये उल्लू देख, ये उल्लू तो सीधा लटकता है, सीधा बैठता है, तो ये उल्टा लटका हुआ है। तो वेटर ने दरख्त की तरफ देखा और बोला, साहब कौन सा उल्लू? हो गया था। मैंने कहा भाई ये सामने जो उल्लू लटका हुआ है। बोला साहब ये उल्लू तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, ये तो मुझे झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अरे हाँ वो शेड दे रहा है। अब मैं उसको नहीं बता रहा था कि ये क्या मामला है। बहरहाल वो चाय रख के चला गया। अब मेरी नज़र उसी मखलूक पर और मैं चाय पी रहा हूँ। देखते देखते उस उल्लू के पर बड़े हो गए, उसके बाल ज़मीन पर लटक गए और वो एक औरत की शक्ल इख्तियार की। ओके टेक। जबकि वो किसी और को नज़र नहीं आया सिवाय मेरे। वेटर को मैंने बोला भी स्पेशली कि ये उल्लू देखो। वेटर ने मेरे साथ झूठ बोला था। अच्छा। वेटर ने उसको देख लिया था। अच्छा फिर? जब मैंने चाय ख़त्म की और उस औरत को मैंने देखा जिसके बाल बाकायदा ज़मीन पर गिर रहे थे, वो उल्टी लटकी हुई थी, तो वेटर आके मुझे कहता है कि ये अक्सर यहाँ होती है। क्योंकि उसे लगा शायद वो भी मेरी तरह उन चीज़ों को देख सकता था, तो उसने पहले तो इसलिए इग्नोर किया कि शायद मुझे एक झलक नज़र आई है, लेकिन जब उसने देखा कि मैं कंटिन्यू उसकी तरफ देख ही रहा हूँ तो वो समझ गया कि इसको ये औरत नज़र आ गई है। और कहता था कि ये औरत रात को इसी तरह से उल्टी लटकती है और सुबह में गायब हो जाती है। यहाँ पर जितने भी परिंदे होते हैं वो ये औरत उनको खा जाती है। ओके। और उसको खाते हुए मैंने बहुत बार देखा है। उस वेटर को मैंने कहा ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि मेरे साथ काम करो और हम मिलके ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। पता है वेटर ने क्या कहा? बोला जैसे आपने मुझे एक्सप्लोर किया है। मतलब वो भी कुछ और था। उसके बाद चाय का खाली कप मेरे सामने पड़ा था, होटल बंद थी, अंधेरा था और कोई नहीं था।
सिर्फ चाय का कप था फिर भी? चाय का कप था और कोई नहीं। अच्छा, वो चाय के कप में चाय थी? चाय थी, मैंने पी थी चाय, वो खाली करके रखी। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, चप्पल पहनी, गाड़ी निकल, सीधा घर। चलो, तू इतने सेंसेस में था कि तू चप्पल पहन के भागा है। डॉक्टर, उस दिन मोर नज़र आया था ऊपर। हाँ, ऊपर छत पे डॉक्टर को मोर नज़र आया था, मुझे नज़र नहीं आया था, लेकिन मैं तो इंसान था यार। डॉक्टर कहाँ से ले आता है यार ये स्टोरीज? ये स्टोरीज नहीं है, ये किस्से हैं जो होते हैं। एक राइटर कितनी स्टोरीज लिख सकता है? कोई भी अगर कोई ऐसी स्टोरीज बनाता होगा, कितनी बना सकता है? हर बार एक नई स्टोरी, हर बार एक नया वाकया, हर बार नहीं, एक नया किस्सा। अब तो वीक में 6 स्टोरीज डॉक्टर साहब लिख रहे हैं और वो 6 स्टोरी सब पेश कर रहे हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब। अगर मैं कहता हूँ ये डॉक्टर वाकई, अगर तू स्टोरियाँ लिखता है ना, अगर तू स्टोरी पे दिमाग से क्रिएट करता है, तो वो भाई कमाल का है। तुझे हॉलीवुड वाले हायर कर लेंगे किसी। नहीं, मुझे एक बात बता, तूने मेरे साथ कितनी चीज़ें एक्सपीरियंस की? नो डाउट हुई हैं कांड, मेरे साथ ज़िंदगी में कभी नहीं हुए, लेकिन जब से ये आए ना, कांड पे कांड हो जा रहे हैं। तो ये स्टोरीज तो नहीं हुई ना। अच्छा, अभी हम ऊपर बैठे हुए थे, खलाक भी ऊपर बैठा हुआ था छत पर, तो हम लोग यही बात डिस्कस कर रहे थे कि यार मतलब अगर आप महसूस करें एक बंदे के साथ इतनी चीज़ों का हो जाना, और हमारे पास ऐसे व्यूअर्स हैं जो इस चीज़ को कंफर्म करते हैं, जो हमारे मतलब मेरे क्या, मैं तो सिर्फ एक अच्छा लिसनर हूँ, ये स्पीकर है, इसकी स्टोरीज़ को अपोज करते हैं और उनके साथ कोई कांड हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर ने कुछ किया। मैं किसी के साथ कुछ नहीं करता यार, मैं ऐसा आदमी नहीं। याद है एक फ़ैन, एक हमारी जो लिसनर हैं, वो कह रही थी कि मुझे किसी ने पलंग से उठा के फेंका है। असल में हमारी एक लिसनर थी, उन्होंने हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, आमीन। और उन्होंने किसी बात पर कोई भड्डा कर लिया कमेंट्स पर किसी और हमारे व्यूअर के साथ। मैंने सिर्फ उनसे ये कहा कि यार आप कितनी स्ट्रांग हो, तो उसको किसी चीज़ ने उठा के दूर फेंका, उसकी कमर, उसका शोल्डर ज़ख्मी हुए, और उस व्यूअर ने उसी वक्त मुझे लिखा कि डॉक्टर काशिफ, मैं इस मुतल्लिक़ अब बात नहीं करूँगी और मेरे साथ इस वक्त ये हो गया है, तो मैं इस मुतल्लिक़ बात ही नहीं करना चाहता। बस डॉक्टर साहब, ये चीज़ आप पहले भी हम चीज़ बता चुके हैं इनको ना, तो वेल हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपोज नहीं करें, करें, ये हमारे लिए बेहतर है, हम इससे अपने काम को और बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक और व्यूअर इंडिया से, उन्होंने मैसेज में कहा कि डॉक्टर काशिफ बढ़ा चढ़ा के बताता है, डॉक्टर काशिफ के लिए कोई अच्छी सी दवा का इंतज़ाम करो, और थोड़ी देर के बाद वो माफ़ी के मैसेजेस करता है। हाँ, और ये बताता है कि डॉक्टर काशिफ के साथ वो घूम रही है। वेल चलें, वो चीज़ एक अलग है, लेकिन मैं ये कहूँगा, देखें, जब आइंस्टाइन ने, बड़े बड़े जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जब वो अपनी कोई चीज़ सामने पेश करते थे तो लोग उनके ऊपर हंसते थे, बोलते थे पागल है। लेकिन जब वो चीज़ ज़माने के सामने आ जाती थी तो लोग बोलते थे कि हाँ। तो मैं उसी तरीके से बात कर रहा हूँ कि लोग अगर डॉक्टर काशिफ को गलत कहते भी हैं तो फिर वो स्टोरीज़ क्यों सुनते हैं? पूरी मुकम्मल 1 घंटे की, 1.25 घंटे की जो हमारी स्टोरी वो देखते हैं, इंजॉय करते हैं, उसके बाद आखिर में उल्टा सुल्टा बोलते हैं। यही तो बात है कि सुनते हैं। मैं यही तो चाहता हूँ कि सुनो, आप यकीन ना करो, आप सुनो, सुनते 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 जब आपके साथ चीज़ें होना शुरू होती हैं, यकीन बाद में आता है। अक्सर लोग बोलते हैं कि हमारा मोबाइल वो हैंग हो गया, खुद ब खुद स्क्रीन चलना शुरू हो गई है। अच्छी नहीं, देखो हवा है ना, अभी पंखा चल रहा है तो इसकी एक आवाज़ है, एक हवा है, हवा आप फील कर सकते हो, ठीक है, हवा आप देख नहीं सकते,
इस मखलूक को आप अगर फील कर सकते हो तो यही बहुत है। देखना तो बहुत दूर की बात है, आप अगर इनको कभी गलती से किसी तरीके से फील भी कर लेंगे ना, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। वैसे देखें, हम लोग हवा को देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन अब आप देखें जो हमारे अभी जो गैजेट्स हैं, जो हमारे टेक्नोलॉजी में जो हमारे लोग एक्सपर्ट्स हैं, वो कैसे बताते हैं कि अभी हवाओं का रुख आपकी तरफ आने वाला है, बारिशें आने जा रही हैं। ये क्या होता है? फ्यूचर प्रेडिक्शंस होती हैं, मतलब उनके पास वो टेक्नोलॉजी है। लेकिन हम बोलते हैं कि अबे यार, ये बोल रहे हैं बारिश पड़े ना पड़े, हवा तेज़ हो ना हो, वो कुदरत का हिसाब किताब है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो रही हैं और हम देख रहे हैं, उसके बाद भी हम अपोज करते हैं, उसके बाद फिर अल्लाह रहम करे कुछ मसला हो जाता है। सही कहते हैं आप लोग, सही कहते हैं। डॉक्टर का शिव इंसान अभी कोई चीज़ देखी पीछे से ऐसे मूव करते हुए, एक ब्लैक शेडो हमारे अभी वो पीछे से यूँ मूव हुआ है यहाँ से उस तरफ। अब ये व्यूअर्स में से किसी ने देखी हो, नोट की हो, तो ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने देखी, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज का व्लॉग नहीं ख़त्म।